पॉजिटिव। लेकिन हमारा एक केस रह गया था डिस्कस करने वाला, जिसमें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को इरिवर्सिबली प्रूव करना था कि डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव फॉर द यूनिवर्स। तो सपोज हम उसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं कि एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन फॉर irreversible and adiabatic process. तो सपोज गैस को मैं इनिशियली ए स्टेट से गैस को एक्सपैंड करते वक्त मैं बी स्टेट तक लेके आऊं, फ्रॉम P1 V1 T1 टू फ्रॉम P2 V2 एंड T2 स्टेट तक गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1 है, गैस का फाइनल वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम इज बीइंग प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। गैस का इनिशियल प्रेशर P1, गैस का फाइनल प्रेशर P2, pressure is getting reduced as the gas is undergoing expansion. और हम ये ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, फर्स्ट लॉ की डिस्कशन में ये देख चुके हैं कि अगर आप गैस को ए स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबल एडियाबैटिक मेथड से एक्सपैंड करवाते हो तो आप ए से बी पॉइंट तक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से कभी नहीं पहुंच पाओगे। हम ये देखते थे कि गैस की फाइनल स्टेट, अगर सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक गैस को एक्सपेंड कराया तो गैस का फाइनल स्टेट कहीं ऊपर होता था। अगर हम उसको सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड करते तो गैस के लिए जो पॉइंट्स आते थे वो कहीं इससे कुछ ऊपर आते थे, अगर आपको याद हो तो। यस सर। कि अगर मैंने गैस को सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कराया तो ड्रॉप इन प्रेशर सेम नहीं होती थी। चेंज इन प्रेशर, ड्रॉप इन प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा आता था। और उसका रीजन भी आप ये जानते हो क्यों? क्योंकि जब गैस को आप एडियाबैटिकली एक्सपैंड कराते हो तो डेल्टा ई तो Q प्लस W, Q तो 0 है। और आपको ये पता है कि फॉर द सेम वॉल्यूम टू द सेम वॉल्यूम एक्सपैंड करते वक्त गैस ज्यादा वर्क कब करेगी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी या प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी? Gas performs more work when you allow it to expand reversibly. तो ये वाला वर्क ज्यादा नेगेटिव आएगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। और अगर ये प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये वर्क ज्यादा नेगेटिव आएगा तो फिर डेल्टा ई भी ज्यादा नेगेटिव होगा। और अगर डेल्टा ई भी ज्यादा नेगेटिव होगा तो आप ये मानते हो कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। If delta E is more negative in reversible adiabatic process, तो delta T will also be more negative. तो गैस का टेम्परेचर तो घटेगा, पर गैस का टेम्परेचर ज्यादा घटेगा अगर आप गैस को कैसे एक्सपेंड करवाते? रिवर्सिबली। तो अगर गैस का टेम्परेचर T1 से T2 तक घटा है तो इतना ही टेम्परेचर का ड्रॉप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा। यानी कि जो ड्रॉप इन टेम्परेचर गैस के लिए होगी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कम होगी ड्रॉप। यानी कि अगर मैं गैस को सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कराता हूं तो इसी फाइनल वॉल्यूम वाली लाइन में गैस का फाइनल स्टेट का टेम्परेचर T2 से ज्यादा होगा, भले ही T1 से कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो घटेगा पर कम घटेगा। यानी कि फाइनल स्टेट का टेम्परेचर बी पॉइंट जितना नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर गैस का फाइनल स्टेट में नहीं होगा, भले ही आप सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक आ रहे हो। और हमें पता है कि इस पूरी लाइन पर V कांस्टेंट है। तो अगर V कांस्टेंट है इस लाइन पे तो इस लाइन के लिए P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यदि गैस का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है इरिवर्सिबल के केस में तो गैस का फाइनल प्रेशर P2 से ज्यादा होगा और P2 से ज्यादा के लिए पॉइंट कहीं ऊपर आएगा।
सो इसका मतलब इरिवर्सिबल में आप बी पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं, आप कहीं बी डैश पॉइंट पे पहुंचे। क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज रिकॉल हुई आपको? Yes, sir. Yes, sir. So this particular point will be our final state where pressure is P2 dash, volume भले सेम है V2 but temperature is T2 dash where T2 dash is more than T2। अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैं A से B डैश पॉइंट पे आया हूं, मेरा तो फाइनल स्टेट अब बदल गया। पिछली बार जो मैं डेल्टा एस निकाल रहा था वो मैं ए से बी के लिए निकाल रहा था, अब की बार तो मेरा ए से बी डैश के लिए डेल्टा एस निकालना है मुझे। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं डेल्टा एस फॉर द गैस अगर निकालना हो, हमारे पास रिलेशन है एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। मान लो एक बार मैं आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए वापस लेके जा रहा हूं। रिवर्सिबली जब मैं एडियाबैटिकली आ रहा था ना रिवर्सिबल मेथड से, तो मेरा बी पॉइंट मेरा फाइनल स्टेट है, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। कब? जब आप A से B तक आ रहे हो और A से B तक आप रिवर्सिबली आ रहे हो। पर अगर किसी ने मुझे कह दिया कि A पॉइंट से B डैश तक गैस अगर को एक्सपेंड करे इरिवर्सिबली, तो डेल्टा एस कितना होगा? फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अलाउइंग द गैस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू बी डैश। मैं कहूंगा डेल्टा एस निकालने का तो यही तरीका है गैस के लिए, पर अब आपको यहां पर वैल्यू लिखनी पड़ जाएगी लॉग टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार मेरा टेम्परेचर फाइनली T2 डैश, तो ये टेम्परेचर मुझे T2 डैश रखना पड़ेगा और इनिशियल टेम्परेचर तो मेरा सेम है ए पॉइंट प्लस एन आर एल एन बी डैश पॉइंट पे वॉल्यूम तो V2 ही है, इनिशियल वॉल्यूम V1 ही है। तो ऑब्वियसली ए से बी डैश हमारा फाइनल स्टेट कुछ और है, तो यहाँ का डेल्टा एस डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप ए से बी आओगे तब डेल्टा एस कुछ और है। कल आपको याद है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में मैंने ये प्रूव करवाया था, ये नंबर इसके बराबर था। कल जब हमने इन दोनों का सम 0 प्रूव किया था लास्ट में। Yes, sir. Yes. In the case of reversibly adiabatic expansion, Yes, sir. prove that this number Yes, sir. was 0. Can I write this number NRLN V2 by V1 should be minus NCVM LN T2 by T1? Yes, sir. तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो NCVLN T2 डैश बाई T1 प्लस NRLN V2 by V1 को मैं लिख रहा हूं माइनस NCVM LN T2 डैश बाई T1। मैंने यहां के टेम्परेचर का T2 डैश नाम रखा है। तो क्या मुझे यहां से आप समझा सकते हो NCVLN, अगर मैं NCVM कॉमन निकाल दूं T2 डैश बाई T1 माइनस LN T2 by T1, this number will be equal to log of T2 dash by T1 divided by T2 by T1, क्योंकि log something minus log something is division of the two number. This is nothing but NCVM LN T2 dash by T2। और अब आप मुझे बताओ T2 डैश नंबर T2 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। तो ये रेशो 1 से बड़ी होगी, Yes. तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। Yes. लेकिन अगर मुझे डेल्टा सराउंडिंग निकालना, दैट इज क्यू सराउंडिंग, और सराउंडिंग के लिए हर प्रोसेस रिवर्सिबल ही थी, लेकिन प्रोसेस तो एडियाबैटिक है। तो क्या सिस्टम ने एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान क्या सराउंडिंग से कुछ हीट गेन की या लूज की, ऐसा हुआ? No, sir. No, sir. तो सराउंडिंग के लिए क्यू नंबर तो 0 ही है, Yes. बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक। Adiabatic.
तो डेफिनेटली मैं कह दूंगा डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो। इसलिए डेल्टा एस टोटल निकालो यूनिवर्स के लिए। पॉजिटिव। तो अब की बार ये नंबर आप ये देख सकते हो, दिस इज जीरो एंड दिस नंबर इज NCVMLN T2 dash by T2. ओवरऑल इट इज पॉजिटिव। पर एक चीज बताओ, आपको यहां से समझ आना चाहिए, ये देखो बच्चों ध्यान से समझना, जब आप गैस को रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रहे थे ना ए से बी तक, क्या आप ये मानते हो कि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा था पर गैस ठंडी होती जा रही थी? यस। यस बताओ, टेम्परेचर T1 से T2 घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और क्योंकि ये दोनों नंबर का सम जीरो आया था, तो हमने कहा था जितना वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण एंट्रोपी में इंक्रीमेंट आ रहा है, उतना ही एंट्रोपी में डिक्रीमेंट भी आ रहा है जब टेम्परेचर घट रहा है। यानी कि ओवरऑल ये दोनों नंबर एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे। यानी कि जितना वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आने से गैस ठंडी हो रही है, इसलिए ये फैक्टर एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, ये फैक्टर एंट्रोपी को घटा रहा है, और बराबर मात्रा में एक दूसरे को वो घटा बढ़ा रहे हैं, इसलिए नेट चेंज जीरो हुआ। पर जब वही गैस इरिवर्सिबली उतने ही वॉल्यूम तक आई, वॉल्यूम उतना ही बढ़ा, पर टेम्परेचर कम घटा। पता चला, वॉल्यूम उतना ही बढ़ा पर टेम्परेचर घटा तो सही पर कम घटा, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव रह गया, ये नंबर नेगेटिव था, पर इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है क्योंकि ओवरऑल तो साइन पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि गैस की फाइनल स्टेट में टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू इस फाइनल स्टेट से, तो गैस के पास यहां कुछ एंट्रोपी इंक्रीमेंट अभी भी बचा था, पर अगर मैं इसी पॉइंट को उठा के यहां ले आता, यानी कि प्रोसेस रिवर्सिबल ही होती, तो गैस का ओवरऑल बचा हुआ एंट्रोपी चेंज पूरा ही जीरो हो जाता। यू गॉट दिस सेंटेंस, यू गॉट दिस लाइन? यस सर। यस सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब गैस को आप इरिवर्सिबली झटके से एक्सपैंड कराते हो ना, तो गैस का वॉल्यूम का बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है, पर गैस का टेम्परेचर ड्रॉप उतना नहीं होता क्योंकि वो झटके से एक्सपैंड करता है। लेकिन जब गैस धीरे धीरे एक्सपैंड करती है, तो वो अपने फील करती है कि मेरा टेम्परेचर भी घटता जा रहा है, मैं एक्सपैंड भी कर रही हूँ, तो जो वॉल्यूम के एक्सपेंशन का फील गैस को एंट्रोपी बढ़ाने की फील देता है, तो टेम्परेचर के घटने का एहसास गैस की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कर रहा होता है, और दोनों फैक्टर टक्कर के होते बराबर बराबर। इसलिए मैं ये कहूंगा जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस थी, तो याद करो कल वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक का केस, डेल्टा एस सिस्टम जीरो आया था, डेल्टा सराउंडिंग जीरो आया था, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो आया था। याद है? चेक करो एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला, खोलो पेज। यस सर। तो वो प्रोसेस परफेक्ट आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस थी। लेकिन इस केस में आप देखो डेल्टा एस पॉजिटिव है, सिस्टम के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये आइसो एंट्रोपिक सिर्फ सराउंडिंग के लिए है, सिस्टम या यूनिवर्स के लिए नहीं। यहां पर मेरा सिस्टम कौन सा है? गैस, क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी, ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी, दिस इज नॉट आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक डाउट आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, और उसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप में से कोई दे पाए, एंड आई विल बी रियली ग्लैड अगर आप उसका आंसर सही दे पाए। मुझे ये आ रहा है दिमाग में, जब मैंने गैस को V1 से V2 तक एक्सपेंड कराया रिवर्सिबल एडियाबैटिक से, तो नेट एंट्रोपी चेंज जीरो आया। लेकिन जब मैंने सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया,
इरिवर्सिबली, तब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पाथ फंक्शन है। रिवर्सिबली कराओ तो पॉजिटिव आया, इरिवर्सिबली कराओ मतलब रिवर्सिबली कराओ तो जीरो आया, इरिवर्सिबली कराओ तो पॉजिटिव आया। तो क्या एंट्रोपी पाथ फंक्शन स्टेट बदल गई ना इसमें तो, No, स्टेट चेंज होगी, फिर हम पाथ State फंक्शन नहीं change कह सकते, सेम स्टेट पे आने पे हमें पता चलता है, लेकिन इसमें तो Yes. स्टेट चेंज होगी इसलिए हम कह ही नहीं सकते। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। क्या आप ये कहो कि आप स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का कंपैरिजन तब करो जब आप सेम इनिशियल से सेम फाइनल स्टेट तक रिवर्सिबली आते हैं और सेम इनिशियल से सेम फाइनल स्टेट तक इरिवर्सिबली आते हैं। अब तो आपके फाइनल स्टेट ही अलग अलग है, तो आप तो बोल ही नहीं सकते। सो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस कंक्लूजन से हम ये कह दें कि एंट्रोपी इज ए पार्ट फंक्शन, क्योंकि रिवर्सिबली जब गैस को सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक लाए एंट्रोपी चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन जब गैस को इरिवर्सिबली सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम लाए एंट्रोपी चेंज गैस के लिए पॉजिटिव आया। तो बोलो हमारी फाइनल स्टेट तो अलग है, तो इट डजंट मीन कि एंट्रोपी पाथ फंक्शन बन गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? एनी अदर डाउट? बेसिकली गैसेस के केस में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, सारी। अब एक बार एक सॉलिड लिक्विड का भी केस देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन सॉलिड और लिक्विड का आ जाए। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप ये सारे लेक्चर अगर आप YouTube पे देख रहे हो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई टू कम्युनिकेट टू एज मच एज पॉसिबल स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एंट्रोपी में कंफ्यूज होते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम एक केस, पर्टिकुलर केस देखेंगे जो हमारी शीट में भी है और वो जेई में एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। लेट अस सपोज हम प्रूव करना चाहते हैं suppose I have a block of copper solid, it's a hot block, गर्म है, it's a hot block of copper suppose, and its mass is m, and copper is at high temperature T1 and surrounding का temperature T है, T1 is high than T for surrounding। और मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये जो कॉपर का ब्लॉक है, हीट है, हॉट मतलब वेरी हॉट है, कुछ टाइम बाद ये ठंडा हो जाएगा और इसका जो ठंडा होने की प्रक्रिया है दैट इज स्पॉन्टेनियस। वैसे भी यही होता है, अगर आप गर्म चीज को सराउंडिंग में रख दो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है अपने आप, और ये प्रोसेस अपने आप होती है। तो मैं कह सकता हूं दैट कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी इन सराउंडिंग is what is spontaneous। और अगर मैं इस प्रोसेस के दौरान ये प्रूव कर पाया कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, तो मैं कह दूंगा दिस कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर इस कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी में डेल्टा एस यूनिवर्स 0 के बराबर आ गया, तो मैं कह दूंगा दिस कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की हमें एक नई डेफिनेशन मिल चुकी है। अगर किसी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी तो वो इरिवर्सिबल है, और अगर उस प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0 हुआ तो फिर डेफिनेटली वो प्रोसेस हमारे लिए रिवर्सिबल है। सपोज करो अगर मैं यहां बात करूं, ये जो हॉट ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर T1 है, कुछ टाइम बाद ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाएगा।
तो डेफिनेटली जो हॉट ब्लॉक है इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। ठीक है ना, ये अपनी कुछ हीट लूज करेगा ना सराउंडिंग को। तो लेट अस सपोज इसने Q अमाउंट ऑफ हीट लूज किया सिस्टम ने, तो Q फॉर द सिस्टम इज नेगेटिव। और मैं अगर Q फॉर सिस्टम देखूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा T इज नथिंग, सॉरी, मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर द हॉट ब्लॉक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर। And specific heat capacity of copper is a fixed constant number for copper. तो कॉपर ने कितना हीट लूज किया, इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस क्यू सिस्टम इज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इनटू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज, अगर कोई मुझे ये कह दे इफ इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट लॉस्ट, whatever the small amount of the heat that copper block has lost, that is heat capacity into mass into small change in temperature। और अगर कोई मुझे कह दे कि इसके लिए एंट्रोपी चेंज निकालो कॉपर ब्लॉक सिस्टम के लिए, तो वो तो हम ऐसे लिखेंगे ना dq फॉर द सिस्टम बाय t राइट। यस सर। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं अब माइनस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt बाई टी का इंटीग्रेशन। और जो हॉट ब्लॉक है इसका टेम्परेचर तो T1 से T तक कुछ टाइम के बाद बराबर हो जाएंगे T1 और T। तो टेम्परेचर इसका T1 से T तक तो चेंज होगा ही होगा। और अगर मास और स्पेसिफिक हीट इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊं बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये नंबर बन जाएगा ln T बाय T1। तो ये T टेम्परेचर ठंडा होने के बाद का है ब्लॉक का, और ये T1 टेम्परेचर गर्म ब्लॉक का है। तो ये T बाय T1 का जो रेशो आएगा मुझे वो बताओ क्या होगा। लेस देन 1। नेगेटिव। नेगेटिव, लेस देन 1। इनफैक्ट मुझे यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाना चाहिए। यस सर, एंड में आ जाएगा नेगेटिव साइन। यहाँ नहीं, वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हीट लॉस्ट आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। तो आई शुड से कि ये वाला T क्योंकि छोटा है T1 से, तो अपने आप साइन हीट के लिए नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि हीट चेंज में ये जो dt टर्म है, ये dt टर्म नेगेटिव है, क्योंकि गैस सॉरी ब्लॉक अपने आप को ठंडा कर रहा है, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो नेगेटिव चेंज इन टेम्परेचर है। तो हीट लॉस ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो वो पहले जब पुट होगा तो वो साइन तो अपने आप ही आ जाएगा। और अगर नहीं भी लगाओ कि द लास्ट में T और T1 में T इज लेस देन T1, तो ये रेशो लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली दिस ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। पर मुझे एक चीज ये बताओ, अगर सिस्टम की एंट्रोपी घटी है तो यार एंट्रोपी तो कभी घट नहीं सकती, एंट्रोपी तो हमेशा या तो बढ़ती है या फिर एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, नेगेटिव आ रहा है, तो ये प्रोसेस तो नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं इस कॉपर ब्लॉक के लिए देखूं एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है कॉपर ब्लॉक के लिए, तो ये प्रोसेस तो नहीं होनी चाहिए। दिस प्रोसेस शुड बी नॉट स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एंट्रोपी चेंज या तो पॉजिटिव आता है या एंट्रोपी चेंज 0 आता है। एम आई राइट? अगर हम इसे रिवर्सिबल कैलकुलेशन में लेके जाए तो सेम वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे तो वो चेंज होगी एंट्रोपी। सर इसमें पर हम कोई तो सिस्टम तो लूज करा ना हीट, तो सिस्टम के लिए तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है ना। सर इसमें कुछ एक्सटर्नल खुद से लगा के उसको रिवर्सिबल कर देंगे। सर सराउंडिंग की एंट्रोपी पहले मेरी हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, सराउंडिंग की एंट्रोपी अभी ऐड नहीं करी ना। हाँ ये तो आपने सिर्फ सिस्टम की बताई है,
यूनिवर्स Yes. की थोड़े ना बताई, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही होगा या यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 होगा। ये तो हमारा क्लोज सिस्टम है, लाइक ओपन सिस्टम इस वक्त तो ये, तो ओपन सिस्टम की तो एंट्रोपी घट सकती है ना, इट इज नॉट मेकिंग ए यूनिवर्स। इसलिए इसको देख के आप डिसीजन नहीं लोगे कि सर एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव आ रही है, एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती कभी। मैं कहूंगा ओपन या क्लोज सिस्टम के लिए हो सकती है, यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसे देख के आप नहीं बोल सकते, यानी कि चाय का कप, अगर गर्म चाय की प्याली ठंडी हो रही है तो वो चाय के कप की एंट्रोपी घट रही है, लेकिन चाय के कप के ठंडे होने में भले चाय के कप ने अपनी एंट्रोपी घटाई है, सराउंडिंग की तो एंट्रोपी बढ़ाई है। तो जब तक सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज दोनों को ऐड ना करके यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज जब तक नहीं देखते, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो Sir. अब मैं बोलूंगा डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग निकालो। हाँ जी सर बताओ। सर DQ हाँ। सिस्टम हमने लिखा, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल हमें तो नहीं पता ना। हमें नहीं पता ना, तो वो तो हम प्रूव करेंगे ना। तो सर डेल्टा एस से इक्वेट डेल्टा कैसे कर यूनिवर्स के लिए जितना भी हीट लूज किया सिस्टम ने, जो भी हीट लूज की, उसी के लिए तो हम लिख रहे हैं कि हमें ये नहीं पता, पर जितनी भी हीट उसने लूज की हम उसे इंटीग्रेट तभी तो कर रहे हैं, टेम्परेचर पर लिमिट भी तो तभी लगाई है। सर डेल्टा एस से अगर- इक्वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि पर अभी हमें ये, हाँ अभी हमने यही तो प्रूव करना है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर सराउंडिंग के लिए भी इतना ही एंट्रोपी चेंज आ गया तो मैं कह दूंगा ओवरऑल सम 0 है, ओवरऑल ये प्रोसेस रिवर्सिबल थी। ओके सर, वो तो सराउंडिंग का कैलकुलेशन करने के बाद पता लग जाएगा। ओके सर। तो अगर कोई मुझे अब ये कह दे कि सराउंडिंग के लिए अगर मुझे निकालना है, तो सराउंडिंग के लिए Q सराउंडिंग बाय T और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डज नॉट चेंज, लेकिन सराउंडिंग ने तो हीट एब्जॉर्ब की है ना। जितने सिस्टम ने हीट लूज की वही सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की है। तो सिस्टम ने जो हीट लूज की है वो तो ये नंबर है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूं -Q सिस्टम अपॉन T। जितना सिस्टम ने लूज किया उतना ही सराउंडिंग ने हीट गेन किया, और सराउंडिंग ने वही हीट जब एब्जॉर्ब की होगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, सराउंडिंग के लिए तो T इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो ये मेरे लिए नंबर क्या बन जाएगा, -m मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T बाय T, विच इज -m CS T माइनस T1 अपॉन T। मैंने ये डेल्टा T को T माइनस T1 क्यों लिखा, ये बताओ। T1 माइनस T क्यों नहीं लिखा? इस डेल्टा T को T माइनस T1 लिखा, T1 माइनस T क्यों नहीं लिखा, बता सकते हो? सर सिस्टम के ये लिए मैंने, लिख रहे हैं। हाँ मैं सिस्टम के लिए लिख रहा हूं। यस। सिस्टम ने जितनी हीट लूज की, सिस्टम ने m इंटू CS इंटू डेल्टा T अमाउंट हीट लूज की। अब T और T1 में कौन छोटा नंबर है? T. कौन सा T, नंबर? सर। T छोटा है ना, T. तो ये T. ओवरऑल टर्म क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव? Negative. Negative. बाहर नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ओवरऑल Positive. पॉजिटिव। किसके लिए? Delta surrounding. Surrounding के लिए. क्योंकि सराउंडिंग हीट क्या कर रहा है, सराउंडिंग हीट क्या कर रहा है, Absorb. Job. तो जिसके अकाउंट में हीट आएगी उसकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. अब अगर मैं डेल्टा एच, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं MCS ln T1 माइनस T, तो कुछ गलत तो नहीं है? No, sir. सही है. तो अगर कोई कह दे डेल्टा एस यूनिवर्स निकालो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ln T बाई T1 प्लस
MCS ln नहीं आएगा, ये गलत लिखा था, log नहीं आएगा, T1 minus T by T1 T sorry, and this number is ln T by T1 plus T1 minus T by T. This net change in entropy for universe. अब मुझे इसका साइन बताना है बच्चों, मुझे इसका साइन प्रिडिक्ट करके बताओगे पॉजिटिव कैसे? इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमें कैसे पता? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सर, इसलिए हमें नहीं पता, वो हमें तो यहाँ से प्रूव करना है, मुझे तो साइन यहाँ से मैथमेटिकली बताना है आपने मुझे। T1 minus T by T और ln T by T1 where T1 is big than T। मुझे इस टर्म का साइन चाहिए, कोई तरीका है प्रूव करने का? सर ln वाला टर्म नेगेटिव है और T1 ln minus वाला T by टर्म T। नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, सर ये ln नंबर वाला पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। यस सर। ये बात सही है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, आप कैसे बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा? तो राइट साइड वाला जो नंबर है जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा। क्यों क्यों कैसे? सर क्योंकि वो उसका डिनोमिनेटर छोटा है ऊपर के न्यूमरेटर के मुकाबले। इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, बड़ा करेक्ट। है। लेकिन इसका न्यूमरेटर हाँ, छोटा है, पॉजिटिव छोटा है। इसका न्यूमरेटर छोटा है, इससे कैसे पता लगा? सर वो डिफरेंस आया ना वहाँ पे। बड़ा है ना। यहाँ तो डिफरेंस आया ना। बट सर वो बड़ा नहीं होगा, आपने कहा काफी ज्यादा बड़ा है T1 T सराउंडिंग से, तो वो ओवरऑल बड़ा होगा काफी टी सराउंडिंग से छोटा बहुत है। बड़ा है। ये सर नहीं तो T1 माइनस T काफी बड़ा होगा, अगर T1 बड़ा है काफी तो T1 टोटल माइनस ओवरऑल टी बड़ा डिफरेंस होगा, काफी बड़ा होगा, ठीक तो है। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव ln आएगा से। या नेगेटिव होगा, ये पूछ रहा पॉजिटिव था। होगा, ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव होगा। और Positive. उसको जस्टिफाई एक बार करवा दो दोबारा से। सर ये टर्म तो T1 नेगेटिव है ना, ये टर्म तो नेगेटिव है यस ना। सर, यस सर, अग्री? क्यों? क्योंकि टी छोटा है T1 से। यस सर। ओके, अब T1 नंबर बड़ा है, हॉट बॉडी है, और ये टी सराउंडिंग का छोटा है, काफी छोटा है जैसे तो आपने ये डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस बड़ा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। लेकिन नीचे वाला नंबर छोटा है है, डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल ये टर्म बड़ी होगी। बड़ी होगी। और अगर पॉजिटिव टर्म बड़ी है और नेगेटिव टर्म छोटी होगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बताओ, जब डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आता है तो ये प्रोसेस कैसी कहलाएगी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस तो अब आप ये चीज से अग्री करोगे कि व्हाई हॉट बॉडी गेट्स कूल्ड इन द सराउंडिंग व्हेन यू कीप इट? बिकॉज इन दिस प्रोसेस किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी? सराउंडिंग एंट्रोपी, सराउंडिंग की सराउंडिंग की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ी। जितनी हीट सिस्टम ने लूज की थी ना, 5 जूल हीट, वही 5 जूल हीट सिस्टम की एंट्रोपी को तो घटा रहा था, पर कम घटा रहा था। पर वही 5 जूल सराउंडिंग की एंट्रोपी में बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आता है। इसलिए ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। एंड अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी है तो ओवरऑल दिस प्रोसेस में इट विल बी स्पॉन्टेनियस, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज आया, इसलिए यू कैन नॉट से द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और वैसे भी जितना डिफरेंस बड़ा करते जाओगे, इन दोनों का डिफरेंस जितना बड़ा करते जाओगे, उतना हीट का ट्रांसफर हमेशा इरिवर्सिबल ही होगा, राइट? यस सर। सर डीक्यूब सिस्टम फिर तो इरिवर्सिबल होगा ना। ये वाला ना। यस सर। अब देखो, अब इस चीज पे मैं वापस आ रहा हूं, जो मैंने कल परसों पिछली 2 क्लास में यही चीज बोली है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि ए से बी में सिस्टम ने रिवर्सिबल मेथड से x जूल हीट लूज की,
और अगर ए से बी तक आने में सिस्टम ने इरिवर्सिबल मेथड में y जूल हीट लूज की, तो इरिवर्सिबल मेथड का भी डेल्टा एस निकालने के लिए मैं ऑल्टरनेटिवली रिवर्सिबल मेथड का हेल्प लेता हूं। यस सर। फ्रॉम द सेम स्टेट T1 से सेम स्टेट T तक आना है सिस्टम को। तो मैंने ये मान लिया कि अगर ये T1 से T तक रिवर्सिबली आता तो इसका डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? मैं मेथड रिवर्सिबल वाला ही लगा रहा हूं निकालने का, पर मेरा जो क्यू नंबर आएगा वो क्यू नंबर यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल वाला लिखने का तरीका था MCS/dt का इंटीग्रेशन करके, क्योंकि रिवर्सिबल में तो स्मॉल चेंज आएगा ना, लेकिन अगर यही इरिवर्सिबल वाला निकालना होता वो ये बिग चेंज था डेल्टा T माइनस T1। जिस स्टूडेंट ने भी मेरे से पूछा ना सर ये तो हीट लूज कर रहा है इरिवर्सिबली, बिल्कुल सही, इसने क्यू इरिवर्सिबल जो लूज किए मान लो -5 जूल, सराउंडिंग ने वही क्यू 5 जूल एब्जॉर्ब किया लेकिन रिवर्सिबली किया। तो इसने जो हीट लूज की ना MCS डेल्टा T, वो नंबर 5 सराउंडिंग ने गेन किया, मैंने सीधा रख लिया, पर मैंने इस -5 को यहां नहीं पुट किया। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये नंबर ये -5 पुट किया फिर मैं यहाँ पे T1 माइनस T2 सीधा लिख देता, मैं इंटीग्रेट क्यों करता? ओके सर, इसलिए अगर कोई मुझे ये कहेगा ना, अगर तुम चाहोगे ना सर फिर ये बताओ ये जो डेल्टा एस आया MCS ln T/T1, MCS ln T/T1, तो मैं कहूंगा ये डेल्टा एस है सिस्टम के लिए, और डेल्टा एस सिस्टम क्यू सिस्टम रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। तो सिस्टम का टेम्परेचर जब T1 था तो T1 नंबर को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं T1 इंटू दिस नंबर, दैट विल बी क्यू सिस्टम रिवर्सिबल, जिसको मैं यहां रख रहा हूं एक्चुअल में। ओके सर, पता चला? यस सर, यू गॉट द आंसर? यस सर, कि मैं इस -5 को सिस्टम के इस -5 को यहां नहीं रख रहा हूं, वो रिवर्सिबल वाला हीट है। क्योंकि वो मैंने रिवर्सिबल मेथड वाले इस x को यहां पे रखा, यस, पर वो x मुझे नहीं पता कितना है, इसलिए तो उसके ऊपर T/T करके इंटीग्रेशन करवाया। ओके सर, नहीं तो अगर ये मुझे सीधा रखना होता यहाँ पे तो मैं सीधा T1 माइनस T कर देता यहाँ पे, जो मैंने सराउंडिंग के केस में यहाँ लिखा T माइनस T1, उसी को यहाँ पुट कर देता। डू यू अग्री टू दिस? यस सर। तो पहले तो मुझे एक चीज ये बताओ, एक सवाल का आंसर दो, सीधा कॉपर ब्लॉक का डेल्टा एस नेगेटिव लेके और मैं बोल दूं कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या गलत है? अगर मैं देखता कॉपर ब्लॉक का डेल्टा एस नेगेटिव है, डिक्लेयर कर दो विच इज नॉट पॉसिबल, डेल्टा एस नेगेटिव हो नहीं सकता, हेंस दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज नॉट पॉसिबल। क्या गलत था? तो यूनिवर्स वाला हम यूनिवर्स का सराउंडिंग का जोड़ के लिखते हैं। yes. हाँ, सिस्टम सेकेंड लॉ का मतलब है यूनिवर्स के डेल्टा एस से। यस, यानी कि अगर मैंने आपसे पूछा ड्यूरिंग ए प्रोसेस सिस्टम इज लूजिंग एंट्रोपी, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे आई एम टॉकिंग ऑफ ओपन और ए क्लोज सिस्टम। समझ में आई ये बात? यस सर, आइसोलेटेड नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा अगर मैंने किसी गैस को कंप्रेस किया, मैं कर रहा हूं ना कंप्रेस, यस, तो ये प्रोसेस ओवरऑल क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। गैस अपने आप तो नहीं कंप्रेस हो सकती। यस सर, यस। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस अपनी एंट्रोपी को क्या कर रही है? घटा रही है, बढ़ा रही है? घटा रही है। गैस की एंट्रोपी घट रही है। जब हमने Yes, उसको प्रेस किया गैस की एंट्रोपी घट रही है, तो मेरा Yes. सिस्टम गैस की एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है। यस सर। तो जब गैस की एंट्रोपी घटी तो मुझे बताओ, अगर गैस की एंट्रोपी घटी तो गैस ने हीट लूज की या गेन की? लूज की। अगर लूज गैस की का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आया लूज कंप्रेस की होते हीट वक्त, तो गैस ने हीट लूज की, वो हीट किसके खाते में गई? सराउंडिंग के खाते। तो सराउंडिंग के लिए वही डेल्टा एस क्या आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 अब देखो, मैंने गैस को दबाया, पर गैस को दबाने के लिए शुरू से लेके एंड तक मुझे उसके ऊपर हाथ रख के दबाना पड़ा। ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं कहूंगा इस प्रक्रिया में गैस के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है,
सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, पर इसका जब टोटल करोगे तो यूनिवर्स के लिए भी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा, इसलिए ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या आपको मेरी ये लाइन समझ आई? Yes, sir. कैन समवन रिपीट जो मैंने समझाया अभी इस लाइन में? Yes, sir. So क्या बताओ? प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो एंट्रोपी सिस्टम का और एंट्रोपी सराउंडिंग का सम अप होगा तो वो नेगेटिव आएगा। यानी कि गैस के लिए एंट्रोपी घट मोर रहा है, नेगेटिव है। मोर नेगेटिव है, लेकिन उसी Surrounding से जब गैस ने अपनी एंट्रोपी घटाते वक्त जब वो हीट लूज की, सराउंडिंग ने वो हीट एब्जॉर्ब की, पर सराउंडिंग के लिए वही एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तो था, लेस पॉजिटिव है। लेस पॉजिटिव था। इसलिए ओवरऑल Yes. यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस नेगेटिव था। दैट्स व्हाई गैस कैनॉट गेट नेगेटिव। कंप्रेस्ड ऑटोमेटिकली। अब मुझे अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने पानी में इंक की ड्रॉप ली और पानी पूरा कलर्ड हो गया, तो इस प्रोसेस को मैंने अगर स्पॉन्टेनियस बोला तो मैं क्यों बोलूंगा स्पॉन्टेनियस? मैं कहूंगा इस प्रोसेस के दौरान इंक की ड्रॉप फैल गई है, तो इंक की ड्रॉप के लिए वॉल्यूम बढ़ गया, तो इंक की ड्रॉप के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। इस प्रोसेस में कोई हीट तो लूज गेन नहीं ना हुई, तो सराउंडिंग के साथ का कोई रोल ही नहीं है क्यू का, तो मेरे लिए सिर्फ पानी और इंक का ड्रॉप मेरा सिस्टम है। इस प्रोसेस में कोई हीट का लॉस गेन नहीं हुआ, तो सराउंडिंग का तो साथ डेल्टा जीरो ही है, पर सिस्टम विच इज इंक इन द वाटर, इंक ने पूरी स्प्रेडिंग की अपनी, तो इंक के मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम बढ़ाया, तो इंक के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव था, क्योंकि सराउंडिंग का डेल्टा एस जीरो है यहां, तो ओवरऑल यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई इंक स्प्रेड्स बाय इटसेल्फ। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो जब भी आप कभी भी कोई ऐसी घटना आसपास होती देखोगे जिसमें कोई इवेंट अपने आप हो रहा है, तो समझ जाना किसी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रहा है, किसी सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव हो रहा है, या फिर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रहा है, पर सराउंडिंग का फिर ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का एक ही क्राइटेरिया है कि ओवरऑल एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपनी शीट में से कुछ एग्जांपल्स लेंगे। One mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly at 25 degrees Celsius from 10 liters to 20 liters. What is delta S for the gas? What is work done by the gas? What is Q for surrounding? What is entropy change for surrounding? What is entropy change for universe? But question is reversibly.
पहले तो ये देखो प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। बच्चों बोर्ड विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो पहले ये बताओ इस डाटा को पढ़ के। सब ब्लर आ रहा है थोड़ा। नो सर, क्लियर है। क्लियर। ओके, मैं थोड़ा इसे पास कर देता हूँ आपके। नाउ इट्स फाइन। यस सर। ओके बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, डेल्टा एस फॉर द गैस निकालने के लिए हमने कोई इक्वेशन पढ़ी है? किसी भी गैस के लिए डेल्टा एस निकालना हो। यस सर, NCVM ln T2 upon बिल्कुल, T1। NCVM ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। यस सर। प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस में कोई टर्म, तो कोई टर्म चली जाएगी। यस सर, T2 by NCVM T1 0। तो यू नो नंबर ऑफ मोल 1, R की वैल्यू 8.314 log ऑफ इंटू 2.303 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि log टू द बेस 10 बनाना है। यस। तो log V2 by V1। डू यू नो इनिशियल एंड फाइनल? यस सर। External can be replaced by, process is reversible, so P external can be replaced by P gas P internal, P gas. gas into dV in the limits from V1 to V2. Process is isothermal, so P can be written as nRT by V into dV from the limits V1 to V2. क्या बन जाएगा ये? n और r इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, nRT, तो Yes, sir. माइनस nRT ln V2 by V1. Yes sir। So this is nothing but moles you know 1, R you know, temperature we know, 2.303 2.303 log V2 by V1। 2 by 1। तो ये हमारे लिए वर्क आ जाएगा जूल में। अच्छा, व्हाट विल बी डेल्टा E फॉर द गैस? 0। 0। सो Q फॉर द गैस प्लस वर्क फॉर द गैस 0। 0। तो Q फॉर द गैस विल बी नेगेटिव। माइनस Negative of work ऑलरेडी by निकालिए gas। ये Yes, sir। 8.314 into 298 into 2.303 log 2। Yes। तो व्हाट विल बी Q सराउंडिंग? अगर सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग ने उतनी लूज Surrounding करी, में उतना ही गेन की। सराउंडिंग उतना लॉस करा होगा। ये बताओ सिस्टम के लिए Q क्या है? Q पॉजिटिव नेगेटिव? वर्क क्या है? नेगेटिव। वर्क नेगेटिव, तो Q पॉजिटिव। Q yes sir, Surrounding में lose positive। करी। सराउंडिंग के लिए Q नेगेटिव होगा। तो सराउंडिंग के लिए Q नेगेटिव होगा, बिल्कुल इतना, माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 log 2। ठीक है? Yes। And what is, अगर कोई मुझे पूछे व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? So 25। 25। 25। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो वो तो रिवर्सिबल है प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है। तो इतना ही एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के लिए आएगा। यस, नेगेटिव डिवाइड बाय टेम्परेचर और सराउंडिंग। तो मुझे ये बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू डेल्टा सिस्टम के बराबर आ रही है? यस सर। यहां से देखो, दिस नंबर एंड दिस नंबर, बोलो डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग। यस सर। यस सर, बराबर आ रही डेल्टा यूनिवर्स नाउ 0। which proves what? Which proves what? Process is reversible. Process is reversible. Is that clear? अगर Yes. मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये कहा होता, सपोज अगर मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये कहा होता कि 10 लीटर से 20 लीटर तक 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली बट इरिवर्सिबली। अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, और मुझे यही सारे नंबर पता करने हैं। अगर यही क्वेश्चन होता सेम, लेकिन सारे पार्ट्स सेम फाइंड करने हैं, लेकिन मुझे कोई ये कह दे कि भाई सब कुछ निकालना है हमने, पर हमारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो मुझे ये बताओ गैस के लिए, सिस्टम के लिए मैं उसको सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक ला रहा हूं, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो मुझे डेल्टा गैस निकालना हो तो कैसे निकालूं? तो सेम होगा पिछले वाले जैसा। तो सेम होगा, क्यों सेम होगा? स्टेट फंक्शन है। मैं सेम स्टेट ए से सेम स्टेट बी तक आ रहा हूं, जिसमें गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है। डबल हुआ है, वॉल्यूम अगर 20 लीटर हुआ है 10 लीटर से, तो डेफिनेटली गैस का प्रेशर जितना यहां होगा, यस सर, हाफ हो जाएगा। उसका डबल प्रेशर यहां होगा, क्योंकि P इंटू वी का प्रोडक्ट सेम है। टेम्परेचर यस, अगर यहां पर प्रेशर P है, वॉल्यूम 20 लीटर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, टेम्परेचर तो यहां भी 298 केल्विन है। सर केल्विन क्यों? 25 डिग्री सेल्सियस है ना। यस सर, यस। तो प्रेशर अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर तो हाफ हो गया होगा ना, ये प्रेशर 2P हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं सेम स्टेट से सेम स्टेट तक आ रहा था, पर मैं आपकी बार इरिवर्सिबली आ रहा हूं। तो डेल्टा एस फॉर द गैस कैसे सेम निकलेगा? इसी तरीके से। यस सर। यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल 1 इंटू 8.314 इंटू 2.303 log 2 इज डेल्टा एस फॉर द गैस? अच्छा, मैं डेल्टा एस फॉर द गैस को डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी तो हमेशा लिख सकता हूं ना। यस, यस सर। टेम्परेचर तो गैस का कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस। तो टी तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो मैं डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सिबल फॉर द सिस्टम बाय टी कर दूं तो ये नंबर ही तो है ना वो। बताओ भाई, क्या इस चीज से अग्री करते हो? यस, क्योंकि टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, क्योंकि टी कांस्टेंट है प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट। तो क्यू फॉर द सिस्टम रिवर्सिबल नंबर, ये नंबर 8.314 इंटू 2.303 इंटू टी विच इज 298 इंटू log 2, ये नंबर क्या मैं ये बोल सकता हूं सिस्टम ने इतनी हीट गेन की?
लूज क्या मैं लूज करी तो सिस्टम ने इतनी हीट गेन की, यस लूज तो नहीं की। क्या सिस्टम ने इतनी हीट गेन की? क्यों? गेन क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा ई तो 0 है ना, क्यू Yes, माइनस sir. वर्क है, गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या सिस्टम ने, जितना आंसर ये जूल्स में आएगा, क्या सिस्टम ने इतनी हीट लूज की है, सॉरी इतनी हीट गेन की है? Yes, sir. यस नो, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्रोसेस सर ये कैसे है? रिवर्सिबल वाला है। Yes, sir. हाँ, सिस्टम के लिए तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, Irreversible. सिस्टम के लिए तो क्यू नंबर, सिस्टम का क्यू तो क्यों इरिवर्सिबल वाला है। ये तो आपने वो वाला हीट का अमाउंट निकाला जिसने गैस की एंट्रोपी को बढ़ाया होगा। हीट का जो अमाउंट गैस की एंट्रोपी को बढ़ा रहा है वो क्यू रिवर्सिबल है। ये सिस्टम के लिए क्यू नहीं है, ये नंबर सिस्टम का क्यू नहीं है भाई, क्योंकि सिस्टम के लिए क्यू तो यहां से निकलेगा, यहां से। और प्रोसेस कौन सी है बच्चों? इरिवर्सिबल। तो अगर वर्क इरिवर्सिबल वाला है तो क्यू भी तो इरिवर्सिबल वाला है, और इरिवर्सिबल में तो वर्क सिर्फ शेडेड एरिया आएगा, इतना, ये वाला स्मॉल रेक्टेंगल जितना एरिया, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला। याद आया? यस सर, क्यू ऊपर से उड़ गया। यस सर। याद आ गया सर। ये वाला वर्क अब की बार हुआ इरिवर्सिबल वाला वर्क, तो मैं बोलूंगा ये वाला प्रेशर इनटू ये चेंज इन वॉल्यूम। क्या हम ये पी निकाल सकते हैं किसी तरह? अगर हमें वॉल्यूम पता है, आइडियल गैस टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, मोल्स पता है, आइडियल गैस तो क्या आप ये पी तो निकाल सकते हो ना? Yes, sir. इक्वल टू एनआरटी। तो ये जो Yes, sir. प्रेशर होगा गैस के लिए, ये प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइड बाय वॉल्यूम 20 लीटर। ये वाला प्रेशर की वैल्यू है गैस की। तो मुझे यहां पर जब मैं वर्क निकाल रहा हूं तो मुझे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़े, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फ्रॉम 10 लीटर से 20 लीटर। और आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कई बार फर्स्ट लॉ पढ़ाते वक्त कहा है, जब कभी न्यूमेरिकल में पी एक्सटर्नल नहीं दिया होता तो पी एक्सटर्नल को आप क्या मान सकते हो? 1 ATM. नो, P final. फाइनल प्रेशर। P final for the gas. Final pressure for the gas will be P external, तभी जाके पिस्टन वहां पे रुका। यस तो इसे P final बोल सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन में P external आपको दिया नहीं। तो मैं बोल दूंगा कि ये माइनस P external, P final of the पी gas, फाइनल। which is 0.0821 into 298 by 20 लीटर। ये प्रेशर एटीएम में आएगा, और डीवी चेंज इन वॉल्यूम 10, ये टोटल वर्क एटीएम लीटर में आएगा इंटू 101.3 जूल। ये आपने क्या निकाल के दिखाया मुझे बच्चों? ये आपने क्या निकाल के दिया? वर्क सर। वर्क। क्यों इरिवर्सिबल निकाला मैंने वर्क? क्योंकि मैं ये जितना वर्क गैस ने किया है, उतना गैस ने उतनी हीट एक्चुअली एब्जॉर्ब absorb की की। है। यस ये क्यों इरिवर्सिबल है? ये क्यों इरिवर्सिबल आप सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए यूज नहीं कर रहे? समझ में आई ये चीज? इरिवर्सिबल वर्सेस रिवर्सिबल की कैलकुलेशन कैसे बदल गई? सर लास्ट लाइन आपने क्या बोली? मैंने ये कहा कि यहां से जितना वर्क आया, जितना सिस्टम ने वर्क किया, उतनी हीट एब्जॉर्ब की है, पर ये वाला हीट का वैल्यू इसके बराबर नहीं आया, यस क्योंकि सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं की। इतनी हीट के कारण तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हुआ है। समझ में आई ये चीज? यस sir. इसलिए अगर कोई मुझे ये कह दे कि सिस्टम ने एक्चुअल में इतनी हीट एब्जॉर्ब की, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओगे कोई प्लीज कैलकुलेटर से?
आई वांट कि आप मुझे ये कैलकुलेशन करके दे दो और कोई इस कैलकुलेशन को भी करके दे दो। 8.314 into 2.303 into 298 into log 2। सॉल्व करके मुझे बता दो एक बार कितने जूल आ रही है। इसी तरीके से ये वाला वर्क भी 1717.63 जूल, यानी कि 1.72 किलो जूल। अब एक बार ये वाला निकाल दो वर्क 1239.19 1239.19 यानी कि -1.24 किलो जूल। तो मैं बोलूंगा सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो -1.24 यानी कि 1.24 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब की एक्चुअल में। रियलिटी में प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रियलिटी में सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है। बच्चों आपको यहां तक मेरे से कोई डाउट पूछना है, कोई कंफ्यूजन? पूछो यार, बिंदास होके पूछो। नो सर, घबराना नहीं है। ओके, तो अब अगर कोई मुझे ये कह दे सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की तो सराउंडिंग ने कितनी हीट लूज की है? ये वाली हीट लूज की है या ये वाली हीट लूज की है? सराउंडिंग बताओ। सिस्टम ने इतनी हीट एक्चुअल में एब्जॉर्ब की है, ये वाली एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने। तो सराउंडिंग के लिए अगर मुझे कोई कह दे डेल्टा एस निकालना है तो सराउंडिंग के लिए क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिए प्रोसेस कभी इरिवर्सिबल होती है क्या? नो वो सर सिस्टम ने 1.24 किलो जूल हीट एक्चुअल में झटके से दी, पर सराउंडिंग ने उसी 1.24 को बड़े प्यार से लिया। तो ये जो 1.24 किलो जूल आ रहा है सराउंडिंग के लिए ये पॉजिटिव हीट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 298 है। अब आप इस नंबर की वैल्यू सॉल्व करके देखो कितनी आती है। डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग ने इतनी हीट, सराउंडिंग ने हीट लूज की गेन की, सराउंडिंग ने हीट लूज की है क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, सराउंडिंग ने हीट लूज की है, माइनस आएगा 4.15 4.15। आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना बेटे? यस सर। जूल्स पर केल्विन। ये सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज आया। अच्छा, सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज निकालो, यहां से कितना आ रहा है? ये नंबर log 2 का वैल्यू 0.3, ये नंबर 5 पॉइंट समथिंग सॉल्व करके पूरा 5.74। 5.74। अब आप खुद देखो बच्चों, सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिवली इतनी हुई थी और सराउंडिंग की एंट्रोपी नेगेटिव में इतनी है। नेट एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का बताओ क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इससे क्या सिद्ध हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल। डिफरेंस वर्क में जाके आया, एक्चुअल में डिफरेंस वर्क में जाके आया बच्चों। वर्क की वैल्यू से हमें पता लगा सिस्टम ने कितनी हीट एक्चुअली लूज की है। सिस्टम ने ये हीट लूज नहीं की थी। मैं इरिवर्सिबल वाले प्रोसेस का डेल्टा एस निकालने के लिए ऑल्टरनेटिवली रिवर्सिबल पाथ यूज कर रहा हूं, इसका यूज सिर्फ डेल्टा एस निकालने के लिए था। पर एक्चुअल में सिस्टम ने इतनी हीट लूज की थी, सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की थी, सॉरी, तो सराउंडिंग ने इतनी हीट लूज की है। यानी कि जो प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए वो रिवर्सिबल है। तो डिवाइड बाय टेम्परेचर फॉर सराउंडिंग कर दो, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि सराउंडिंग का डेल्टा एस कितना है और यूनिवर्स का डेल्टा एस अब की बार 5.74, which is delta S for the system, minus 4.15 delta S for the surrounding. This number comes out to be positive.
क्या आपको इन दोनों क्वेश्चन से क्लैरिटी हुई कुछ करके? बताओ। यस सर, अभी Yes, फिलहाल sir. अभी फिलहाल पिछली बार वाले न्यूमेरिकल में देखो, रिवर्सिबल वाले में क्या किया था, जितना ये हीट आया था ना, जितना ये हीट 5, जितना ये हीट निकाला था किसी ने, ये वाला हीट 1.72, इतना ही हीट हमने सराउंडिंग के लिए रख दिया था, क्योंकि सिस्टम वाकई में इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि प्रोसेस सच्ची में रिवर्सिबल थी सिस्टम के लिए। सिस्टम एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, इसलिए सिस्टम के लिए ये 1.72 लिखा जा सकता था। अब की बार मैं सिस्टम के लिए 1.24 लिखूंगा। पिछली बार सिस्टम ने वाकई में इतनी हीट एब्जॉर्ब की थी, तो सराउंडिंग ने भी उतनी ही हीट लूज की थी, इसलिए डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग बराबर आ गए थे। नेट चेंज ही 0 हो गया था यूनिवर्स के लिए। सर आपने वहाँ 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यों किया था? ये किलो जूल में मैंने लिख दिया था ना, तो ये पूरा रखना था ना जूल में, पूरा वैल्यू। यस यस। बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली आपको बहुत एक मैसेज क्लियर कट दिलवाना चाहा कि कैसे रिवर्सिबल और कैसे इररिवर्सिबल में हम डेल्टा सराउंडिंग निकालते हैं, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग निकालना आपको अगर आ गया तो आपको बहुत बड़ी चीज आ गई। क्लियर? Yes, sir. एक क्वेश्चन और ऐसा करो। सर 1 मिनट। पर आप रट रहे हो, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप रट रहे हो। कहीं ना कहीं तो कुछ है जो आपको पता नहीं, बता नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझाओ मुझे कोई चीज जो नहीं क्लियर हुई हो। इलस्ट्रेशन में यहाँ पे क्यों इरिवर्सिबल है ना? हाँ, क्यों इरिवर्सिबल है ना? हाँ, सिस्टम ने एक्चुअल में इतना हीट एब्जॉर्ब किया ना। आपने वहाँ 1.24 डाला, लेकिन यस सर 1.24 क्या यहाँ? हाँ सर, वहाँ लिखा है माइनस ये देखो ना, सर ये तो इरिवर्सिबल वाला है ना। क्यों 1. उसके सामने आपने 1.24 डाला। इसके बाद बोलते हो कि रिवर्सिबल क्यों मैंने लिखा यहाँ पे? ये तो सही है, ये तो होता ही ऐसा तो है। वैल्यू की बात आपने पर 1.24 तो क्यों इरिवर्सिबल है ना? यस सर, यही तो। ओके ओके ठीक है, वो क्यों इररिवर्सिबल है? सही है। किसके लिए? सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए? सिस्टम के लिए। और सिस्टम के लिए जो भी प्रोसेस का इररिवर्सिबल हीट हो या रिवर्सिबल हीट हो, सराउंडिंग के लिए वही वाला हीट हमेशा क्या होता है? रिवर्सिबल। तो सिस्टम ने इतनी हीट इररिवर्सिबली गेन की, पर सराउंडिंग ने इतनी हीट उसको रिवर्सिबली दी थी। नहीं, सराउंडिंग समझ आया? ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तुम सिस्टम हो, तुम इररिवर्सिबली इतनी हीट ले रही हो। किससे? मेरे से ना, मैं सराउंडिंग हूं। तो मैंने 1.24 धीरे धीरे दिए हैं, तुमने 1.24 झपटे में लिए हैं। ठीक है, समझ। पक्का समझी? हाँ सर, आप बता चुके हैं, वो अभी स्ट्राइक कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, क्योंकि लिंक जो पढ़ाया होता है ना पहले, वो न्यूमेरिकल में क्लियर होता है कैसे अप्लाई हो रहा है। हाँ, एप्लीकेशन इज गुड। तभी आप इतना डीप में पढ़ा देते हैं सब पहले। क्योंकि एंट्रोपी चेंज पढ़ाना और बेसिकली बच्चों को सच में क्लियर करना, एक फॉर्मूला वाली फील देना एक अलग चीज है, पर तुम्हें हर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें एक अलग मजा आएगा। बट वो तब जब तुम लोग सच में पूरा ग्रास्प कर पाए तो। सब टीचर्स पढ़ा लेते होंगे इतना डीप थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं। ओके हाँ सर, आपने लास्ट में क्या किया था वर्क निकालने के बाद? ये तो नहीं, अब क्यों याद आई जब मैंने इरेज कर दिया? हम पीछे तब तक एक रफ कर दिए। तो अब तो आराम से पहले एक बार रिकॉर्डिंग देखियो दोबारा, मैं इरेज कर चुका हूँ।
सर तो एस सराउंडिंग निकाल के उसके बाद एस यूनिवर्स निकाले थे ना। हाँ, फिर मैंने डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग का नेट सम देखा था, वो 0 नहीं आ रहा था, वो पॉजिटिव आ रहा था, जिससे ये प्रूव हो गया था कि वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। अच्छा तो प्लीज जाग जाया करो टाइम पे, जब क्वेश्चन इरेज होने से पहले बोला करो। ओके, व्हेन 2 moles आइडियल गैस जिसका CPM 5/2 है and heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure. What is entropy change for the gas? तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा एस गैस। ओके, कोई रिलेशन डेल्टा एस कैलकुलेट करने का गैस के लिए? पर एनसीवी एलएन NCVM ln T2/T1 plus NR ln V2/V1। क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे हम बोल सके कोई नंबर 0 हो रहा है? पिछली बार तो आइसोथर्मल था तो कोई टर्म कट गई थी, अब की बार तो दोनों टर्म जिंदा है। यस, पर उन्होंने एक हिंट दे दिया, क्या? प्रेशर गैस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो गैस कौन सा लॉ ओबे कर रही होगी? आइसोबैरिक। V directly और अगर proportional to temperature. कांस्टेंट प्रेशर है तो V प्रोपोर्शनल टू T। Yes sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ V2/V1 विल बी T2/T1? Yes sir. तो अब हम इस चीज को यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये लिख दूं NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln T2/T1, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T, तो जो रेशो वॉल्यूम की वही रेशो टेम्परेचर की। तो क्या यहां से ये बन जाएगा NCVM प्लस R ln T2/T1? दिस विल बी व्हाट? NCPM ln T2/T1. Yes sir. You know the now moles for the gas, 2 moles. CPM for gas is 5/2R. ln 2.303 log, क्या लिख दो टेम्परेचर? 600 से 300 log 2 जूल्स पर केल्विन। प्रोसेस कौन सी है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा एस कैसे निकालना, पर इसको बता के ना मैंने आपको आपके हाथ काट दिए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंडेंस दी है, पर मुझे अब इसको फील करवाना है आपको थ्योरेटिकली क्या हो रहा है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है प्रोसेस तो गैस के लिए ग्राफ ऐसा है, इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम डबल है, क्योंकि टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन से 600 केल्विन हुआ, तो जिस रेशो में टेम्परेचर होगा उसी रेशो में वॉल्यूम होगा। तो गैस की हीटिंग हुई है, गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो गैस की हीटिंग ही तो हुई होगी। और क्योंकि प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहा है और आइसोबारिक प्रोसेस रिवर्सिबल ही रहेगी, इरिवर्सिबल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो हर समय डिफाइंड है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो हर समय डिफाइंड है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, P कांस्टेंट है, तो आप गैस का टेम्परेचर भी तो हर समय बता सकते हो। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल के बीच वाले पॉइंट पे हर समय आप उसका T डिफाइन कर सकते हो। Yes, तो ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही होगी, इरिवर्सिबल आइसोबारिक को फील ही नहीं कर सकते, वो करा ही नहीं जा सकती, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो हर समय डिफाइंड है, गैस का वॉल्यूम तो हर इंस्टेंट पे हम वॉल्यूम बता सकते हैं। T टेम्परेचर डिफाइन किया जा सकता है हर मोमेंट पे, क्योंकि P हर समय डिफाइंड है, प्रेशर तो कांस्टेंट है गैस का।
तो ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही हमेशा रहेगी। तो इस वक्त मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस के दौरान जब टेम्परेचर को राइज किया गया तो जितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्यू रिवर्सिबल ही होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा। और अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा एस निकालना है डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी की इंटीग्रेशन से, तो अब मैं इसे ये बोल सकता हूँ कि मेरी प्रोसेस रिवर्सिबल ही जा रही है, तो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो भी रिवर्सिबल ही एब्जॉर्ब की है। पर ध्यान रखो, फर्स्ट लॉ में वापस जाओ, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है Q इज नथिंग बट QP। याद आया? यस सर। क्योंकि प्रोसेस जब आइसोबारिक होती है तो Q इज QP एंड QP आई कैन राइट एज NCPM dt। सर हाँ जी सर, आपने क्यू को रिवर्सिबल माना, एक बार फिर से बता दीजिए। प्रोसेस आइसोबारिक थी, गैस जब एक्सपैंड कर रही है तो उसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम तो आप हर समय कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो कंटेनर का ही है हर समय, तो वॉल्यूम हर इंस्टेंट पे हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा गैस का, तो जब P गैस का चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम हर समय डिफाइन कर सकते हो, हर इंस्टेंट पे, बीच के पॉइंट में भी। तो टेम्परेचर भी तो आप हर समय डिफाइन कर सकते हो। यस सर। तो जब मैं P डिफाइन कर सकता हूँ, V डिफाइन कर सकता हूँ, T डिफाइन कर सकता हूँ एट एवरी मोमेंट फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, ठीक है, तो वो प्रोसेस तो रिवर्सिबल है। यस यस। और क्योंकि रिवर्सिबल ही क्यों हम डेल्टा एस के काउंट में डेल्टा एस काउंट करते क्यों रिवर्सिबल ही चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने हिंट दे दिया प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है, आइसोबारिक है, तो क्यू पे एक और टैग लग गया QP का, और QP इज नथिंग बट NCPDT। और NCPDT की इंटीग्रेशन T1 से T2 टेम्परेचर तक, 300 से 600 केल्विन तक, ये नंबर यही तो बन जाएगा NCPM ln T2 by T1। यही तो आया यहाँ से रिलेशन, ये जो आपने बनाया था। आप एक बार अपने नोट्स में याद करो, जब हमने ये डेरिवेशन की थी तो क्या इस डेरिवेशन पे कोई कंडीशन लगाई थी कि आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक की कोई कंडीशन लगाई थी? चेक करो एक बार अपने नोट्स में से, जब हमने ये डेरिवेशन किया बच्चों, तो डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन की डेरिवेशन में क्या हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल आइसोबारिक? नहीं लगाई थी ना, नहीं लगाई, सिर्फ रिवर्सिबल लगाई थी। यस सर। So if your process is reversible, you can apply it any type in any type of the process, चाहे वो isothermal हो, adiabatic हो, isobaric हो, isochoric। लेकिन सबसे बड़ा हिंट था कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने तुरंत देखा कि भाई V2 by V1 को T2 by T1 लिख दो और आपको ये CVM plus R मिल जाएगा, CPM, जो आप यहां से भी देख रहे हो। क्योंकि जैसे आपको समझ में आता है प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Q इज QP, ये थॉट आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये थॉट नहीं आती आप अटक जाओगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर। वो थॉट थोड़ा हिंट देख के भी आ जाएगी, CP लिखा है ना ऊपर। वो ठीक है, वो यहां से तो सही है, पर अगर मान लो मैंने ये कहा होता, यही क्वेश्चन मैंने कहा होता एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप सीधा कहते ये नंबर चला गया, है ना? यस सर। और अगर ये नंबर चला गया तो NCVM ln T2 by T1 ही बचता सिर्फ। बोलो। तो इसको मैं यहां से भी ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा एस इज DQ रिवर्सिबल बाय T का इंटीग्रेशन। और अगर क्वेश्चन में कहा होता, अगर प्रोसेस सच में आइसोकोरिक होती, तो मैं Q के ऊपर टैग लगाता QV। Q is QV, which can be written as NCVM dt by T का इंटीग्रेशन from T1 to T2। तो आप NCVM बाहर निकालते, dt by T का इंटीग्रेशन T2 by T1, यही रिलेशन यहां से आता, क्योंकि ये नंबर तो जा चुका है। दोनों समझ आया या नहीं? ln T2 by T1, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप ब्लाइंडली फॉर्मूले रटो। आई जस्ट वॉन्ट कि आप फील करो कि जब डीके पुट कर रहे हो तो प्रोसेस भी तो देखो कौन सी है। अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो क्यू को QP लिख दो तुरंत। QP इज ऑलवेज डेल्टा एच, तो ये बेसिकली डेल्टा एच लिख रहे हो।
जब प्रोसेस आइसोकोरिक है तो Q इज नथिंग बट QV which is delta U which can be written as NCVM dt. समझ आई ये चीज? यस सर। आइसोबारिक आइसोकोरिक में कैसे निकालना है डेल्टा एस? ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा, टाइम हो चुका है। तो अब आपको मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा कि आप कौन कौन से सवाल शीट से करोगे, और आपको उसको कल तक या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आ रही है रेडी रखना है। मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूंगा एंड यू हैव टू फर्स्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।